नमस्कार, स्वागत है आपका हॉराइजन हिंद न्यूज़ के शो हकदार में। हकदार हमारा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है और उनका हक बनता है। जी हाँ, आपने सही सुना, उनका हक बनता है कि उन्हें एक मौका मिले, राजनीतिक दल उनके बारे में विचार करें और उन्हें मौका प्रदान करें चुनाव लड़ने का, ताकि उनकी योग्यता का लाभ लाखों लोगों तक पहुंच सके। हकदार में आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी छीतरमल टेपण और लगातार 30 साल से खटीक समाज के अध्यक्ष। टेपण साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लगभग हर योग्य व्यक्ति और आम आदमी तक टेपण साहब की अपने प्रशासनिक कार्यकाल में पहुंच रही है। टेपण साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेपण साहब, वैसे तो आपको सब लगभग छोटे बड़े जानते हैं, नेताओं से लेके, अधिकारियों से लेके और आम लोगों तक, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपने प्रारंभिक जीवन और अपने बारे में बताएं कि आपने अभी तक क्या किया है सामाजिक क्षेत्र में और क्या आपका ऑरा है जिसके आधार पे आप टिकट चाहते हैं। देखिए साहब, मैं अजमेर के पास ही 27 किलोमीटर दूर बबाईचा मेरा गांव है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और 8वीं तक हमारी स्कूल हुआ करती थी। मैं 67 में 8वीं क्लास पास की मैंने और फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट रैंक की मेरे गांव से। तो हमारे गांव के ठाकुरों को इतराज़ हो गया कि खटीक समाज का लड़का फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट रैंक कैसे आ सकता है। तो उन्होंने इसका विरोध किया टीचरों के सामने आके, और फिर टीचरों ने लमसम करके एक को राजपूतों के लड़के को फर्स्ट, एक सोनारों के मेरे मित्र थे उसको सेकंड, मुझे थर्ड कर दिया। तो एक वहाँ अच्छे सज्जन चंदनमल जी माहेश्वरी टीचर हुआ करते थे केसरपुरा के, उनकी शादी गोठना हुई थी। और मेरी शादी जब मैं छठी में था, 10 साल का ही, 10-11 साल का, तब गोठना में हो गई थी। अच्छा, बाल विवाह हुआ था मेरा, क्योंकि हमारे फादर वगैरह सब गरीब घर के हैं, मैं गरीब परिवार से आता हूँ। तो उन्होंने विरोध किया कि गणित मैं पढ़ाता हूँ, इस क्षेत्र के 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, इसको थर्ड कैसे किया कि मुझे कॉपी बताइए। तो भगवाना से कॉपी जज के जाती थी और फिर उन्होंने जिद किया तो मुझे कॉपी खोली गई और उसमें से 100 से 100 नंबर आए गणित में। तो मैं फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट रैंक में आ गया। दूसरा नंबर राजपूत समाज का लड़का था वो, तीसरा सोनार। ठाकुर साहब को पता पड़ा, हमारे गांव के ठाकुर साहब थे जसवंत सिंह जी, वो लकड़ी लेके स्कूल में आ गए कि खटीकों का लड़का फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट रैंक कैसे आ सकता है। ये किस सन की बात है? ये 66 की बात है, 67 की, 67 जब मैं 8वीं में फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट रैंक आया कि खटीक एससी का लड़का वो फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट रैंक कैसे आ सकता है स्कूल में। लेकिन आखिर रिजल्ट तो वही रहा जो होना था, मैं रहा। लेकिन वो मास्टरों को पीटने के लिए आ गए। मास्टर को कमरे में अपने आप को बंद करके अपनी जान बचानी पड़ी। अगर वो माहेश्वर जी नहीं होते, केसरपुरा गांव के थे और गोठना उनका ससुराल था, उन्होंने मेरा इसलिए कहा कि गणित में पढ़ाता हूँ, जिसका तो 100 में 100 नंबर आता है, कोई सवाल ऐसा नहीं जो ये नहीं कर सकता, तो इसको थर्ड कैसे हो सकता है, और कॉपियों में 100 में से 100 नंबर मिले। तो एक तो पहले वहाँ दुख पैसा। उससे पहले जब मैं छठी में पढ़ता था, जब 66 में 12 नहीं मिलते थे मैं मजदूरी के, मेरी माँ मजदूरी करने जाती थी फेमन पे, हमें 12 नहीं मिलते थे 66 में। महिलाओं को 14 ने और आदमी को 1 रुपया दुआना, ये मजदूरी थी। जो फेमन में जो भी पैसे मिलते तो हमने पढ़ाई शुरू कर पढ़ेंगे, और वो भी नहीं। जब मैंने 5 रुपये मेरा चीटा आया, उसको चीटा चुकाना कहते थे पहले, तो मैं यहाँ अशोक स्लेट से आया और 5 रुपये की स्लेटें और पेंसिल ले गया मेरे गाँव वालों को पढ़ाने के लिए। ये 66 में जब छठी में था। कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 12 साल का था, 12 साल। और मैंने अभी भी मेरे गांव में मेरे साथी मौजूद है जिनको मैंने पढ़ाया। और फिर हमारी पंचायत बनी, और पंचायत के बाद उसमें लालटेनों में खंबे गाड़ते थे, उसमें केरोसिन डालते थे। फिर 1966 में पहली दफ़ा हमारे गाँव में बिजली आई। तो बिजली का बिल कौन भरे? तो फिर मैं पहले से पंचायत में कोई इनकम नहीं थी, मैंने कहा सरपंच साहब आप चिंता मत करो। फिरूलाल जी गोयल बढ़िया थे, वो सरपंच बने। तो हर घर से चवन्नी वसूल करता था मैं
मेरे गांव की सेवा बता रहा हूँ। हर घर में चवन्नी वसूल करता था और 300 घरों में जब 750 कोई 200 घर देते थे, 50 रुपये इकट्ठे हो जाते, वो 50 रुपये में इकट्ठे करके मेरे 2 मित्रों के साथ वो सरपंच साहब को देता। तब हमारी बिजली गांव में बिजली चलती थी। और मैं खुद ही बिजली का खंभा हमारे घर के पास लग गया था बाड़े में, तो बाड़े में ही बैठ के पढ़ता था क्योंकि लाइटें थी नहीं और हमारी स्थिति नहीं थी कि मैं पढ़ने के लिए लालटेन की व्यवस्था ही करूँ। मतलब 66 तक भी पढ़ने के लिए इतना संघर्ष बिल्कुल सर, एक पिछड़े वर्ग के आदमी को करना पड़ता था। अब फिर मैं जब 9th में, जब फर्स्ट डिवीजन पर, हम समझते ही नहीं थे मैथ्स क्या होती है, साइंस क्या होती है, तो हमारी एक टीचर हमने मुझे यहाँ ला के DAV स्कूल 68 में, DAV स्कूल जो केसरगंज है, 68 में मुझे यहाँ भर्ती करा दिया। 68, 69 तो 11वीं तक मैं यहाँ पढ़ा। और क्योंकि गरीब स्थिति थी तो समाज कल्याण का हॉस्टल था गुलाबबाड़ी में, समाज कल्याण का, जहाँ हमें कपड़े फ्री मिलते थे और समाज कल्याण खाने के पैसे वो देती थी। अब वहाँ संयोग देखिए कि वहाँ जब मैं गांव में था तो हर महीने वहाँ जाता और पैसे वसूल करके सरपंच को देता। और मैंने यहाँ नवयुग मंडल बनाया 69 में वहाँ पर, और नवयुग मंडल बना के हम झाड़ू लगाते थे गाँव में। मेरे 30-40 मित्रों को साथ लेके गाँव में झाड़ू लगाते, और ये मुझे शौक था शुरू से। और कहीं लेटरिन भी पड़ी रहती तो फावड़े से लेके तगारी में पटक के हम डालते, हमें कोई शर्म नहीं आती। जो मोदी जी आज कहते हैं ना सफाई अभियान, सफाई अभियान तो हमने चलाया। और मेरे गांव जाके पूछो कि तुमने चित्रमल टेपण के साथ क्या क्या किया, तो हम गाँवों की सफाई भी करते थे। मुझे ऐसा लगता था भाई गाँव साफ और स्वस्थ रहना चाहिए, गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। तो हमने खुद ने गंदगी उठा के रखी, सिर पर तगारी डाल के मजदूरी करी। फिर 9th में जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो उस समय जो पेमेंट मिलता था मजदूरी का 12 ने, मेरी माँ को पेमेंट मिलता था, मेरे भाई को पेमेंट मिलता था, वो पैसे लाके मैं यहाँ जुगाड़ यहाँ पर DAV स्कूल में मैं यहाँ पढ़ता था। और मुझे याद है कि मैं एक एक पैसा लिखता था, एक कितना पैसा खर्च हुआ, जो अभी तक मुझे याद है। अभी मैंने 2 साल पहले एक कापियाँ फाड़ी है, 63 रुपये में मैंने पूरी 9th पास कर ली थी। 63 रुपये में मैंने 9th पास करी थी। 63 रुपये का खर्चा है, वो भी मेरा 68 का 9th पास करी। और हमें समाज कल्याण विभाग में कोई लड़के जाते हॉस्टल में, रोटी नहीं मिलती, कोई खा जाते बच्चे तो नहीं मिलती, तो साहब हम तो 5 पैसे के चने लेके पानी पी के सो जाते। और हमारे गांव के एक नौकरी में एक था मुंशी जी, सोनलाल जी मुंशी सुनारों का, उनकी चौकी पे जाके कभी वहाँ रुक जाते, खाना नहीं मिल जाता तो। और हमारे ये जरूर करना पड़ेगा, ये आपके जो नेताजी है मदन जी नेता, डिग्गी बाजार में रेगर समाज के, हाँ मदन नेता उनकी अभी की भी वही खपच्ची पहलवान थे। वो हमें संभालने आता था समाज कल्याण का, कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर हमें वहाँ प्रतिभा दी तो वहाँ के स्टूडेंट ने मुझे वहाँ का इंचार्ज बना दिया। दर्शन में मेरे दस्खतों से नाश्ते की पर्चियाँ कटती थी, अब हमें पता नहीं क्या कराता था, लेकिन ये जरूर संभाला। और तारकेश्वरी सिन्हा उस समय समाज कल्याण मंत्री थी सेंटर में, जब मैंने 70 में वो आई थी, उनके साथ पहले दफे हमें मौका मिला खाना खाने का इस टाइम में। और हमारे अनुभव ये रहा साहब, हमें यहाँ पर जो आपका होली और जो रोड है होलीदड़ा नहीं क्या कहते हैं उसको, ये गली है जी आपकी, जिसे पुरुषोत्तम जी कुदाल हुआ करते थे। हाँ। और गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र चलाते थे वो। अच्छा। उस समय हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आए थे और उन्होंने कहा गांधी जयंती मनाएंगे, 100वीं साल है। मैं 10th में था तो 69 में वो आए थे। हमें गांधी जयंती का जुलूस निकाला गया, पहले दफा मैं हाथी पर बैठा क्योंकि अध्यक्ष था हॉस्टल का भी, बिठाया और जुलूस निकाला उनके साथ। उस समय ओंकार सिंह जी लखावत भी नए आए थे, LLB कर रहे थे और साफा बांधे हुए थे, गांधी शांति प्रतिष्ठान आए थे। मैं जाता था क्योंकि मुझे शौक था इनका, तो हाथीबाटा में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अंदर चलता था। तो ये बहुत ही तेज अच्छे बोल रहे थे, मैं उनसे प्रभावित हुआ कि ओंकार सिंह जी लखावत अच्छे वक्ता है, गांव के हैं, उस गांव के बताया। मैंने कहा ये आदमी ठीक है, अच्छा है। और जब हमारे स्कूल में फीस के लिए टाइम आता तो गजेटेड के कोई साइन होते थे, तो गजेटेड के साइन करने के लिए हम इधर उधर भटकते थे, तो हमें मिलता ही नहीं था, हम समझते नहीं गजेटेड कौन है। और मुझे DAV स्कूल में भर्ती करा दिया, संस्कृत ऑप्शनल दिलाई, साइंस आर्ट्स कुछ भी आर्ट्स दिला दी और संस्कृत भी ऑप्शनल दिलाई। तो हमें संस्कृत के टीचर थे और हमारे वहाँ पर एक राशा सिंह जी
प्रिंसिपल रहे हमारे मंजूनाथ शास्त्री जी प्रिंसिपल राजा रहे। सिंह रावत ये जो एमपी थे, राजा सिंह जी रावत ये नहीं थे, ये वो तो थे जियालाल में दूसरी स्कूल में, और डीएवी स्कूल में मंजूनाथ शास्त्री हेडमास्टर हुआ करते थे। हाँ, और उस समय जीतू रमी का नाम होता था, जो हमें तो गार्जियन का उनका पति बाणजा हमारे साथ पढ़ता था। तो हम उस समय हाई स्कूल होती थी, बोर्ड की परीक्षा उसको ही देने देते थे जो इंटेलिजेंट थे। तो हमें उन्होंने कम आंका, तो जीतू दादा हमारे साथ जाके फिर मंजूनाथ शास्त्री को कहा इसको 10वीं की परीक्षा को फॉर्म भरो, उसने हाँ कर ली। उस साइकिल का पिंजरे से निकालते थे बाहर, हाँ कर ली मुझे 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में, हमें बिठाए साहब की देर। तो साहब हमें भगवान दास जी शास्त्री, क्योंकि मेरी बहन घसेटी बाजार, यहाँ पर जो घसेटी बाजार है दरगाह के पास, बाजार के पास कटिंग मोहल्ले में, वहाँ मेरी बहन बड़ी बहन सगी बड़ी बहन होती थी। कभी खाना नहीं मिलता तो मेरी बहन के यहाँ बच्चे खा जाते, हम क्या पता। और बाद में फिर होता किसी का तो रोटी बना के मिर्ची में थोड़ा सा नमक मिला के पानी डाल के मुझसे खा के हमारा गुजारा कर लेते। और हमें 2 ड्रेस देते थे और साबुन की 2 टिक्का देते थे, उससे हमारे कपड़े धो लेते थे। फिर सरकारी नौकरी में सिलेक्शन कैसे हुआ? सरकारी नौकरी में ऐसा सिलेक्शन हुआ था, मैं पहले फॉरेस्टर की नौकरी लगी मेरे, क्योंकि यहाँ अभी रोडवेज है, यहाँ वन विभाग का ऑफिस हुआ करता था। तो आदमी को बुलाया, 200 आदमी आ गए, तो खड़े थे पूरे के पूरे, जो छोटे ठिकाने थे उनको तो एक तरफ कर दिया, और लंबे लंबे रहे उनको एक तरफ कर दिया। कहा आपको कहा हमें इतना ही पूछा, कहा आप वन विभाग की जंगल जानते हो, क्या जानते हैं? मैंने कहा साहब मेरा गाँव जंगल में ही है, और कल भी मेरी माँ के साथ जाके जंगल से लकड़ी लेके आया सिर्फ पे। क्या कौन से गांव के हो? मैंने कहा बबाई साहब के कहा, यस हो गया मेरा सिलेक्शन। अच्छा। तो मैं फॉरेस्ट बना, फॉरेस्टर। कौन से सन में? ये बात है साहब, तो 18 साल 1 दिन का मैं नौकरी लग गया था। 18 साल 1 दिन का मैं नौकरी लग गया। PWD में मिस्त्री मेट का काम पहले किया गाँव में, और फिर मैं हो गया। वो महीने भर में क्योंकि मुझे भीम लगा दिया, तो महीने भर में क्या वहाँ पर जंगली जानवर बोलते थे, मुझे शूट नहीं किया, तो मैं तो भाग गया। क्योंकि वहाँ पर वो शियार जंगली जो बेचते थे, वो महीने भर तक रहा। और वहाँ आदमी भ्रष्टाचार करते थे, लकड़ियाँ कटा के बेचते थे। तो एक मेरा गार्ड था, वो चला गया, तो किसी रावत ने उसका हाथ काट दिया। तो मैं समझता नहीं था कि आमद रवानी क्या होती है, उनको जाना आना। और वहाँ फॉरेस्टर वनपाली होता था, लेकिन उसको लोग जाड़ी साहब कहते थे कि तो जाड़ी साहब है। जाड़ी साहब का मतलब जंगलों में कोई भी हो अधिकारी हो, वन विभाग वालों को जाड़ी साहब कहते थे। हाथ कट गया, मुझे मंदरामद करना पड़ा कि गया था, वरना उसके बच्चे मर जाते। पुलिस वाले बयान लेने आए, तो मैंने कहा कौन से पड़बस में फंस गए, तो मैंने महीने एक बार वहाँ रह के छोड़ के आ गया। फिर मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो गया, पटवारी की ट्रेनिंग में चला गया, और कॉलेज छोड़ के गया मैं, और सेकेंड ईयर में ही था, चला गया, और वैसे ही नंबर आ गया। तो यहाँ पहले जिला लेवल पर पटवारी की परीक्षा होती थी, और दौड़ हुई थी चाचियास तक, अजमेर से चुंगी चौकी से लेके चाचियास गांव तक 12 किलोमीटर की दौड़ थी। उस 12 किलोमीटर की दौड़ में मैं 1000 लड़के थे, उसमें फर्स्ट आया, सबसे फर्स्ट आया। तो मेरे गांव के 2 आदमी थे, एक तो रामगोपाल टेलर था, अभी भी है, एक रामकरण गुजर है। मेरे फादर को जाके कहा कि ये आज तो गांव का नाम कर दिया, दौड़ में फर्स्ट आया है। तो मेरे फादर ने कहा दौड़ में फर्स्ट आने से क्या होता है, पढ़ाई में फर्स्ट आओ जो बात है। ये मेरे फादर ने कहा। ठीक है, हमने पटवारी की परीक्षा पास करी, पटवारी लग गए, और सबसे बड़े रघु जी के गांव सावर में मैं पटवारी रहा। सावर में? हाँ, रघु शर्मा जी। कब की बात है? ये है 73। जब मैं 20 साल का हो गया था, क्योंकि 5/2/53 का जन्म है। ट्रेनिंग भी कर ली 6 महीने, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 73 में रघु जी के फादर टीचर थे। और वहाँ उस समय ये भूपेंद्र सिंह जी थे, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मैं पटवारी गरी रहता था, वहाँ पटवारी बना। फिर मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर के मुझे चार्ज दिया, जो पटवारी के ऊपर था, सावरी हेडक्वार्टर रहा। फिर मैं तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट बना। तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट से मैं उद्योग प्रसार अधिकारी बना। मेरे का अधिकारी का नाम है, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मुझे कृषि विभाग के एक अधिकारी थे, उनका नाम बोल रहा हूँ, सिंह साहब थे, कि इंटरव्यू में जयपुर इंटरव्यू हो रही है, आप जाना और अच्छे करके आना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं गया था इंटरव्यू देने, तो नीचे ये चर्चा हुई कि साहब ये तो 20-20 हज़ार रुपये लेके सिलेक्शन कर रहे हैं, पैसे लेके सिलेक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं चुपचाप देखता रहा, हमारे पास तो कुछ थे ही नहीं, हम तो देने वाले क्या थे, पटवारी तो था ही मैं। और 460 रुपये पे गिरदावर ले लिया, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट ले लिया। वहाँ गया तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको 460 रुपये तनख्वाह मिलती है, इसमें 440 ही मिलेंगे। तो
तो आप 20 रुपये छोड़ के इसमें क्यों आना चाहते हो? क्योंकि जो नीचे की बात सुनी हुई थी मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा साहब आपने पहले से ही ले लिया हो किसी को, तो आप तो इस टॉपिक को खत्म करो साहब। नहीं ले लिया हो तो मैं सबसे ज्यादा यूजफुल उद्योग प्रसार अधिकारी सिद्ध होऊंगा। हाँ। आपने ले लिया, आपकी मर्जी, ये कह के आ गया था। फिर मुझे गुस्से में उन्होंने कहा यू कैन गो मिस्टर। मैंने कहा ओके सर, थैंक यू। तो मैं आ गया, मेरे केकड़ी आ गया, तो नौकरी करा। फिर 5-6 दिन बाद वो कागज आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया। जमीर जाग गया होगा। अधिकारियों का कोई जमीर जाग गया। मैं वहाँ चला गया, उद्योग प्रसार अधिकारी केकड़ी में रहा। अब पटवारी, गिरदावर, टीआरए, उद्योग प्रसार अधिकारी की नौकरी कर ली। फिर मैं यहाँ पर हमारा पोस्टिंग एंड में यहाँ किशनगढ़ भी रहा। मैं उद्योग प्रसार अधिकारी यहाँ पर रहा, किशनगढ़ रहा। और क्योंकि मैं मेरी यूनियन का उद्योग अधिकारियों का प्रदेश अध्यक्ष रहा। अच्छा, 23 साल तक यूनियन के भी रहे, कंटिन्यू रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा उद्योग प्रसार अधिकारी से, जिसमें अर्जुन जी मेघवाल जो आज सेंट्रल में मंत्री है, वो हमारे अधिकारी हुआ करते थे। उससे मुझे अच्छा रसूखात है। अच्छा, आज भी अच्छा रसूखात। अर्जुन राम मेघवाल ये जो लॉ मिनिस्टर, हमारे जिला उद्योग केंद्र में ये जॉइंट डायरेक्टर थे। जॉइंट डायरेक्टर इनका आईएएस में प्रमोशन हो गया। तो आपकी आज भी बात होती है मेघवाल? हाँ बिल्कुल। आईएएस में इनको जो चूरू कलेक्टर लगाया गया था, वो राजेंद्र जी राठौड़ ने अपने जिले में, बड़गुजर साहब मेरे मित्र थे, उनके ही अप्रोच से आपको जिला कलेक्टर लगा दिया गया। खैर वो अच्छे सज्जन आदमी है, अभी मेरी बात होती है और मैं तो उनकी सज्जनता की तारीफ करूंगा। तो फिर आप उनसे टिकट मांगने का कभी नहीं सोचा आपने? नहीं, उन्होंने मुझे कहा भी था, लेकिन बीजेपी से मेरा कभी ताल्लुक नहीं रहा, मैं पसंद नहीं करता। मेरे मित्र थे, सावरलाल जी मेरे मित्र रहे अच्छे, बड़गुजर साहब मेरे मित्र रहे थे। वो स्वर्ग में अरविंद नरक में बैठा हूँ, ये नहीं कहता। वो मेरे घर आके, वो घर आके खाना भी खाते थे, है ना। तो मेरे ननियाल भी गए थे। अच्छा, मेरे से अच्छा संपर्क है। आज बागिर जी चौधरी से भी अच्छा संपर्क है। मेरा किसी से भी विरोध नहीं है, कोई अधिकारी कर। अच्छा, मेरी पहली बात कि मैं जिला उद्योग कर अधिकारी रहते हुए ताज्जुब की बात है कि मेरे से कोई भी किसी भी 13 नौकरियां करी, मेरे से कोई नाराज होकर नहीं गया। हर अधिकारियों से नाराज, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन मेरे से किसी से लड़ाई झगड़ा, नाराज हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि किशनगढ़ में बेरू सिंह जी के टाइम में 20 लाख रुपए सब्सिडी मिलती थी, 20%। 1 करोड़ की ग्रेनाइट लगाई, 20 लाख रुपए सब्सिडी। तो लोग कहते थे, या मैं उनको कहता था कि टेपन साहब के पास जाओ, वेरीफाई कर देंगे। तो उनका एक पैसा आज किशनगढ़ के व्यापारी उद्योगपति जो मेरे पास आ गए, जो भ्रष्टाचार से बच गए, किसी का 1 रुपया नहीं लगने दिया, आज तक किसी का नहीं लगने दिया, और उनका बहुत काम हुआ। और यहाँ तक कि बड़े अधिकारी जो हमारे बीच है, मीणा साहब कलेक्टर भी रहे और संभागीय आयुक्त भी रहे, उन्होंने कहा टेपन तू सबको न्याल कर रहा, मेरा भी कुछ कर उधार। तो बाबू जी के नाम का फार्म भराया, ग्रेनाइट उनके नाम की लगाई, 20 लाख उनको भी सब्सिडी दिलाएगी। गवर्नमेंट की प्रोग्राम था, जो उद्योग लगाते थे प्रोसेस सबको दिलाते थे। लेकिन मेरे से मेरा खुश नसीब इसलिए कि इतनी नौकरी करने के बाद मेरे से कोई नाराज होकर नहीं गया। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा मैं। और सावंतरी कॉलेज की जितने भी लड़कियाँ थी, तो मैंने उनसे सीखा। जब फार्म पे कम आय के साइन भगवान दास जी शास्त्री में जिदार 69, भगवान दास शास्त्री नाला बाजार से, जो अच्छा, जो उत्तर के एमएलए रहे हैं, उत्तर के एमएलए रहे हैं, उनके पास जब कागज रखते थे तो वो आंख बीच के साइन करते थे। तो मैंने उस समय बिना पढ़े बिल्कुल जितने डेरे थे, तो मैंने वो संकल्प लिया था, एक अच्छा उदाहरण कि मैं भी कभी समझता नहीं था क्या होता गजेटेड, कि मैं गजेटेड हो गया तो इस की तरह साइन करूंगा भगवान दास जी शास्त्री की जगह, वो मेरे पर छाप पड़ी। तो जब मैं जिला उद्योग अधिकारी बन गया, गजेटेड रहा, तो मेरे सहायक कर्मचारी को कह रखा था, भाई सावंतरी कॉलेज की या कहीं के कोई लड़के आवे, चाहे विक्टोरिया से किसी गांव का कोई आवे, वो 20,000 भी लिख दे तो मेरी सील लगा दिया कि मैं आके साइन कर दूंगा। और मैंने आंख बीच के सारों के साइन। तो आपको ये नहीं लगा कि मैं साइन कर दूंगा, कल को कोई चीज आ गई? मैंने कहा मैं पब्लिक सेवा कर रहा हूँ, जन सेवा कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद, इनकी फीस माफ हो जाती थी, पढ़े में कभी फीस माफ हो जाती थी। और यहाँ तक कि सावंतरी कॉलेज के प्रिंसिपल स्कूल वाले ने कहा था कि साहब जिला उद्योग अधिकारी टेबल साहब तो सबके, मैंने कहा मैडम देखो मेरी तो आदत है, मैं तो सबको ओबलाइज करूँगा जो मेरे पास आ गए, तो कोई निराश होकर नहीं जाए। ये मैंने सीखा भगवान दास शास्त्री से, ये फिर तब मैं करता था। और इवन आज तक तो माननीय अशोक जी गहलोत ने सबके लिए दवाएं फ्री कर दी। पहले एक आय का प्रमाण पत्र आता था, उसमें 20,000 से कम आमदनी होती थी, उसको फ्री में दवाएं मिलती थी। अच्छा। ये विक्टोरिया जेएलएन वाले खरीदते। ये कब की बात है? तो ये जब दवाएं शुरू नहीं करी उससे पहले 12 साल तक, अब मुझे 10 साल हो गए रिटायरमेंट हुए, और
जो भी आ गया, या मैं खुद ही जो आय प्रमाण पत्र साथ लेता था और शील रखता था साथ में, जेएलएन का एक राउंड काटता था, और हर गरीब कोई बेटा इधर उधर, उसको कहा किसी की दवाइयों की तकलीफ नहीं है, मैं फार्म दे के नाम भर के उसको आय का प्रमाण पत्र दे के आ जाता था, और स्टूडेंट कर साहब इनकी मदद करे, ये बिल्कुल गरीब है, जबकि मैं इनको जानता ही नहीं था। मतलब आपने कुर्सी पे बैठ के नहीं, लोगों के बीच में जाके काम किया, सरकारी अधिकारी। हाँ, होते के नाते भी मैंने, तो आपका बहुत बड़ा एक वो जेएलएन में बन गया होगा सर। जेएलएन में काफी डॉक्टर जानते हैं जो रिटायरमेंट हो गए, जेएलएन में वो कहते डॉक्टर खुद कि यार यहाँ कोई गजेटेड नहीं करेगा, जिला उद्योग केंद्र चल जाओ, ठेपड़े साहब कर देना, मुझे तुम्हारी दवाइयों की फ्री व्यवस्था कर, गुडविल। कौन कहाँ का है क्या क्या कोई लेना देना नहीं, मुझे तो छापा बांधा हुआ, कोई रोता नीचे मिल गया, किसी के दवाई के लिए विक्टोरिया के डॉक्टर राउंड काटते हैं, उस तरह से मैं रोज राउंड काटता था, ये मेरी उपलब्धि रही चाहे किसी का। फिर मैं असिस्टेंट आया वहाँ जिला उद्योग केंद्र में, मुझे प्रभार अधिकारी बनाया, फिर यहाँ पर मुझे बीजेपी का राज आया। ये सही है कि मैंने मेरे पद पर रहते हुए, क्योंकि मैं मेला इंचार्ज में हुआ करता था, उद्योग मेले भरे यहाँ नहीं अजमेर, अच्छा, पटेल मैदान में राजस्थान 1 नंबर मेले भरा था मैं, और उसका भी अवार्ड मैंने स्टेट लेवल पे लिया। अच्छा। नंबर ऐसे, और स्टेट लेवल पे सम्मानित हुए आप? स्टेट लेवल पर सम्मानित हुआ, यहाँ मेले अच्छे लगाते थे, लेकिन मैंने बीजेपी के एमएलए को किसी को नहीं बनाया, बुलाया नहीं, ये रहे दोनों के दोनों, क्योंकि 10 साल से रिटायरमेंट हो गया, लेकिन मैंने बीजेपी के एमएलए को कभी मेरे प्रोग्राम में नहीं बुलाया। तो ये नाराज होते थे कि जिला उद्योग केंद्र में अधिकारी की इतनी औकात अधिक, मुझे बुलाना चाहिए था, ये मेरी गलती रही, लेकिन मेरे एक यही था कि मैं तो नहीं बुलाऊंगा, मैं रहूंगा जब तक। मेरा ट्रांसफर इसलिए नहीं हो सकता था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था यूनियन का, लेकिन फिर अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष था, मेरा ट्रांसफर नहीं हो तो सकता। आप ये सारा टाइम अजमेर ही रहे हैं? अजमेर रहे, मैं 25 सालों से लगातार। 25 साल अगर अजमेर में रहे तो एक और क्रिएट हुआ होगा। मैं यहाँ पर रहते, फिर मैं PMSCDC बना, प्रोजेक्ट मैनेजर अनुसूचित जाति, ये RS की पोस्ट होती है, लेकिन निरंजन जी आर्य साहब ने मुझे, या क्योंकि मेरा एक माननीय विधायिका ने हमारे मंत्री को जाके कहा, क्योंकि मैं कभी नहीं देखा मैंने कि बीजेपी का काम, जो मेरे पास आ गया कोई निराश होकर नहीं गया, और मैंने पत्रकारों को सबको कह रखा था भाई एक भी आदमी कोई बता दो मेरे से नाराज हो गया, यार छापो, निश्चित रूप से मेरे खिलाफ छापो, कोई है कहीं भेज दो, नहीं तो मैंने किसी की चाय, रिश्वत लेना तो दूर की चीज़, मैंने किसी की चाय भी नहीं पी, क्योंकि मैं शुरू से लेके आज तक चाय नहीं पीता ही नहीं, घर में भी नहीं पीती, मेरी मिसेज बच्चे पीती है, बेटे भी नहीं पीते, मैं भी नहीं पीता हूँ, ये ध्यान रखते हैं मैं आने वाले को। मतलब आप देखिए एक ऐसा अधिकारी जो चाय से भी खरीदा नहीं जा सकता। चाय नहीं, तो मैं खुला कहता था, सब पत्रकारों को आते थे, मेले में आते थे, कलेक्टर हमारे चेयरमैन होते थे, और इससे शानदार मेले आयोजित करता था, लेकिन मैंने बीजेपी के विधायकों को कभी मेले में नहीं बुलाया। मैंने बागरी चौधरी तो अब है, रिटायरमेंट हो गया, नाथुराम जी सिनोदिया जो कृष्णगढ़ के विधायक थे जी, उनको बुला के अजमेर के मेले का उद्घाटन कराया, क्योंकि वो गांव के थे, मैं गांव वालों को तय करता हूँ, मैं खुद ही गांव का हूँ, और इस शहर में मैं PMSCDC परियोजना प्रबंधक पोस्ट है, RS की पोस्ट है, जहाँ मुझे निरंजन जी आर्य ने लगाया, क्योंकि 60 डिस्ट्रिक्टों के टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे, तो निरंजन जी आर्य जो हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे, फिर वो डायरेक्टर समाज कल्याण में पहले रहे थे। 7 डिस्ट्रिक्ट के टारगेट मतलब 7 जिलों में काम नहीं हो रहा था। अच्छा। तो वो सब्सिडी गवर्नमेंट की किसको बांटे, तो निरंजन जी आर्य ने मुझे अजमेर लगाया, और मैंने 60 डिस्ट्रिक्टों का टारगेट पूरा कर दिया। कितने करोड़ बांटे होंगे? अजमेर में आगे 7 करोड़ तो मैंने सब्सिडी बांट दी। 7 करोड़ सब्सिडी। और पहला अधिकारी था जो हरिजन मोलों में मैंने कैंप लगाए, जहाँ पर ट्रांबे स्टेशन और आपका लोंगिया हरिजन मोलों में जाके मैंने कैंप लगाए, वहाँ उनके फार्म भरे, उनको लोन और सब्सिडी दी, और लोग बदनाम करते हैं कि हरिजन रिकवर नहीं करते, लेकिन मैंने 90% रिकवरी हरिजनों से करी है, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। और जो बेईमानी करते थे बीच में, 1-2 आदमी दलाली जो करते थे, जैसे मनोज कंजर आया था, मुझे पता पड़ा कि गवर्नमेंट सर्वेंट के साइन नगर निगम के जो पैसा होता था निगम का, अनुसूचित जाति का, उस निगम का पैसा तभी मिलता था जब कोई गवर्नमेंट कर्मचारी उसकी जमानत दे दे, फिर उस पर उसके अधिकारी, जैसे नगर पालिका का कोई कर्मचारी, सफाई कर्मी कोई किसी की जमानत देता है उसके साथी की, तो नगर निगम के आयुक्त उस पर साइन करते हैं कि भाई ये दे देगा, नहीं दिया तो मैं तनख्वाह में से काट के। अभी मान लिया अशोक जी गहलोत ने और हमारे जो राज्य मंत्री वित्त मंत्री का दर्जा दिया शंकर जी यादव ने, ये प्रक्रिया खत्म कर दी जो हमारी मांग थी। बहुत बड़ा बैरियर था, बहुत बड़ा गरीब आदमी को लोन बिना गारंटी के, और राजकीय अधिकारी
अधिकारी रहते हुए अपना रिकॉर्ड कौन रिस्क में डाले, बहुत टफ शर्त थी। इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई 80 में, उसमें भी मैंने स्टेट अवार्ड लिया, फर्स्ट रहा राजस्थान में सब जिलों से, उसका इंचार्ज भी मैं था। शिक्षित बेरोजगारों को लोन देना, ये भी जो पूरे जिले के, अजमेर जिले के कोई ऐसा गांव नहीं है जो मुझे नहीं आता है पूरे जिले में और शहर में आपने अजमेर दक्षिण से टिकट चाहा है। जी जी। और अजमेर दक्षिण में मैं आपसे मतलब एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, दक्षिण में हमेशा परंपरागत रूप से कोलियों को, कोली समाज को दोनों पार्टियां तरजीह देती हैं और गाहे बगाही कभी किसी और को टिकट दिया हो, है ना। तो आपको, चलिए आपका ये ऑरा है वो तो दिख रहा है, लेकिन आपके प्रॉपर जो समाज के वोट हैं वो कितने वोट हैं? मतलब दक्षिण के जो जातीय समीकरण है, वो जातीय समीकरण आप थोड़ा बताइए, आपके हिसाब से क्या है? देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जातीयता का आधार जो नेताओं ने ले रखा है ना, मैं इसको उचित नहीं मानता। ये बिल्कुल सही है कि 2,10,000 वोटर है दक्षिण में जी, पर्टिकुलर में, उसमें 71,000 SC के टोटल, 71,000 SC के है टोटल। क्योंकि मैं गवर्नमेंट अधिकारी रहा तो झूठ तो बोल ही नहीं सकता। हाँ, वो आपके पास प्रवृत्ति में नहीं है। स्टेटस। उसमें 31,000 कोली समाज के, इसमें कोई दो राय नहीं। 10,000 रेगर समाज के हैं, 10,000 खटीक समाज के हैं, 10,000 इसमें वाल्मीकि समाज से हैं और दूसरे 10-11,000 आदमी जिसमें जाटू मेघवाल सब मिला के ये है। ये 71,000 का समीकरण ये है, क्योंकि इनके ऑथेंटिक आंकड़े 71,000 SC के कंबाइंड आंकड़े हैं ये। लेकिन मैं एक कोड़ी होने के नाते मैं कहूँ मैं तो 80,000 है, जब वोट ही 71,000 है तो 80,000 कहाँ से आगे? मतलब 71,000 में सारी जातियां आ जाती हैं, सारी जातियां आगे इसमें, आउट ऑफ 2 लाख। अब मेरी जाति की बात करो, जैसे मैं खटीक समाज हूँ, अखिल भारतीय खटीक महासभा का 30 साल से निर्विरोध अध्यक्ष, हर 2 साल बाद चुनाव होता है, मुझे निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाता हूँ, ये मेरा अवभाग्य मानता हूँ। लेकिन मेरी जाति खटीक ही नहीं है सर, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मंच बना रखा, जिसका मैं आज आप इतने सालों से देख रहे हो, जो महिला अत्याचार और दलित अत्याचार होता है उसकी प्रायोरिटी से मैं उठाता हूँ। मेरी जगह पूरे राजस्थान की आप तुलना कर ले कि कितने मुकदमे मैंने उठाए, और आज रिटायरमेंट के 10 साल हो गए मुझे, 11 साल, मैं उनकी फ्री सेवा कर रहा हूँ। मैं किसी से फीस नहीं लेता। 2000 वकीलों में मैं पहला वकील ही हूँ जो गरीबों की सेवा करता हूँ, किसी से फीस नहीं लेता हूँ। तो सारा दलित समाज मेरे से जुड़ा, उनका अध्यक्ष हूँ। प्लस मैं कर्मचारी अधिकारी रहा हूँ, तो मेरे कर्मचारी अधिकारी समाज है, मेरा ही समाज मानता हूँ। और 15,000 यहाँ पेंशनर है, कहाँ पर? अजमेर में पेंशनर समाज के, जो पेंशनर समाज भी मेरे समाज का है, मैं पेंशनर समाज है, तो पेंशनर समाज भी मेरा समाज है, अधिकारी कर्मचारी भी मेरा समाज है, खटीक समाज भी मेरा समाज है, दलित समाज भी मेरा समाज है। और क्योंकि मैं बार एसोसिएशन का एक एडवोकेट, रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ। अच्छा, आप लॉ किया? हाँ, लॉ कर रखा हूँ, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 11 साल हो रहा है, 11 साल। तो बार समाज भी मेरा समाज हुआ, तो मेरा इन समाजों का तो मुझे सहयोग मिलेगा, पक्की आस्था है। और मैं जो जाति, ये मेरी जाति है, ये सब जाति है, और मैं जातीयता में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं सर्वधर्म समभाव समिति में विश्वास करता हूँ। मैंने एक संस्था बनाई थी 9 में, राजीव सोनिया सर्वधर्म समन्वय समिति, आज उसको 14 साल हो गए। इसमें टंडन साहब को अध्यक्ष बनाया था, कंटिन्यू मैं अध्यक्ष हूँ उनका। और हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब मेरे से जुड़े हुए हैं। प्लस मैं मेरी समाज की पत्रिका भी 8वीं निकाल रहा हूँ, प्रकाशित कर रहा हूँ, 7वां निकाल रहा हूँ। उसमें सब धर्मों का उल्लेख करता हूँ, मैं आज की बात नहीं करता हूँ। किस धर्म की क्या खासियत है वो सारा मेरी पत्रिका में लिखता हूँ। उससे जरूर मेरे मंदिर में, हमारे समाज में देखो, खटीक समाज में हिंदू भी है, विवादेर में मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अच्छा, क्रिश्चियन है, जैन बहुत बन गए, जैन है, बुद्धिस्ट है। तो खटीक समाज ऐसा समाज है जिसमें सारे समाज के धर्मावलंबी रहते हैं। और जो पुष्कर में हमारा मंदिर है, हमारी धर्मशाला है, उसमें जैन समाज से लेके बौद्ध समाज के लेके सारे पर्वतों की, चाहे काबा शरीफ की फोटो लगाऊं या दरगाह शरीफ की लगाऊं, ब्रह्मा जी का लगाऊं, ये खटीक समाज का ही ऐसा वो है मंदिर और धर्मशाला जिसमें सारे ही धर्मों के प्रतीक चिन्ह लगे हुए हैं उनके आस्था के अंदर। तो मैं सबको साथ लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही मेरी आदत रही। हमारे गांव में भी आधे हिंदू आधे मुसलमान है, इतना प्रेम और भाईचारा है जो शायद किसी गांव में देखने को नहीं मिला। और मेरी वजह से एक मुस्लिम लड़की को पहली दफे 5 साल पहले निर्विरोध सरपंच बनाया गया। गाँव वालों ने कहा निर्विरोध सरपंच बबाइचा पंचायत पहली पंचायत है जो मुझे बुलाया कि टेपन साहब कह देंगे जो फाइनल कर देंगे। मैंने कहा भाई सब समाजों का नाम हरिजन से लेकर राजपूत तो सब थे,
बुलाया, भाई ते मंजूर होगा किसी का? फिर मैंने कहा ये मोमडनों की लड़की हमारी सरपंच बनेगी, जब ये कभी मुसलमान को मौका नहीं मिला, अब है। तो ये मेरी जो कर रहा हूँ। अब मैं जैसे जिला उद्योग अधिकारी में रहा, तो ये अजमेर जिले, अजमेर शहर की, जिले के साथ शहर की कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं जिसको मैंने लोन से वंचित कर दिया हो। मेरे लगाए हुए परचूनी दुकान, फैंसी स्टोर, जनरल स्टोर, तेल गाने, जितने भी छोटे छोटे फैक्ट्री, और क्योंकि इंडस्ट्रीज में रहा तो उद्योग विभाग में जितने भी उद्यमी है वो मेरे सब संपर्क में है, चाहे वो किस जिले के, चाहे पादरा इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे किसी इंडस्ट्रियल एरिया हो, आप किसी को भी कहीं भी पूछे वो भी मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। वो मैंने उनका सहयोग किया तो मैं मान रहा हूँ मुझे सबका सहयोग मिलेगा। और मैं टिकट इसलिए मांग रहा हूँ साहब, हर नेता आते हैं जो कहते हैं ईमानदार आदमी आने चाहिए, खरे आदमी आने चाहिए, सच्चे आदमी आने चाहिए। तो मैं तो 2007 में इतनी मेहनत करने के बाद आप मुझे एक बात बताइए, इतनी मेहनत करने के बाद जब आप आजकल आम बातें सुनते हैं कि भाई बाकायदा राजनीतिक दल कुछ एक ऐसी सीटें रह जाती हैं जिन सीटों पर सिर्फ टिकटें बेचते हैं, आपने भी सुनी होगी ये बात। बिल्कुल सब ये सुनी बातें हैं और ये बात हकीकत है। देखो मैं कह रहा था जो, तो आपको कैसा लगता है ये चीज़? मैं बीडीओ पंचायत समिति में 2007 में था, क्योंकि सावरलाल जी मेरे मिलने वाले थे। मैं उस समय सूरतगढ़ बीडीओ था, तो वहाँ वसुंधरा जी का प्रोग्राम था। मुझे कहा यार क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा मुझे वीडियो लगाया। कहा आपने मैं बताया नहीं। उन्होंने तुरंत आदेश करके मुझे बिनाई लगा दिया। और मैंने बिनाई रहते हुए जो अशोक गहलोत साहब ने किया, मैंने आपको भी सुझाव देते रहे पहले के टाइम में, क्योंकि मैं अशोक गहलोत को चाहता हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ, सीधी सी बात है, मैं उनका फॉलोअर हूँ। मेरी पत्रिका में फोटो मिलेगी, मैं अशोक गहलोत का फैन हूँ, यूँ मान लो किसी भी तरह से। क्योंकि जोधपुर में अशोक गहलोत जी का मकान भी खटीक समाज के मोहल्ले में है, वहाँ का पार्षद भी खटीक समाज का व्यक्ति बनता है। लेकिन वहाँ साहब मैंने अपाइचू का कैंप लगाया। आपने गहलोत साहब के पास जाके अपनी बात कही है? हाँ कह चुका साहब मैं। अब जब मैंने कैंप लगाया तो उन्होंने क्या कहा? आप मुझे अपन बात पे आते हैं। जितने भी हैंडीकैप थे ना, उसके इतने कैंप लगा के कलेक्टर आके कोई पेंशन वगैरह रहा ही नहीं। यानी वो आदमी, मैंने रास्ते में चाहती कोई डोगरी मिल गई छड़ी लिए हुए माथे पे, मैंने रोक के फार्म भर के ऑर्डर दे के आगे हाथों हाथ। मैंने पटवारी की रिपोर्ट ही नहीं कराई तहसीलदार की, कितनी रिपोर्ट है क्या है, मैं जान जाता था। फिर तहसीलदार जी को बुला था, वो साइन कर सकते हैं तो करो, मत करो, क्योंकि मैं अथॉरिटी में था। पेंशन सेंक्शन करने की अथॉरिटी थी। जो वृद्ध मिल गया, गरीब मिल गया, जो लकड़े लेके चल रही है, उसकी क्या लेनी है? क्योंकि स्वीकृत मैंने किए 2007 में, लेकिन मेरे तो कोई केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन मैंने गरीबों की मदद करी। पेंशन लायक कोई आदमी छोड़ा ही नहीं, सबकी पेंशन दे दी। अब मैं तो 40 मीटर के मकान बनाए थे यूआईटी ने, 2 भाइयों के नाम, मेरे सगे भाइयों के नाम, 2 खुल गए मीटर में रहता हूँ। मेरा कोई मकान नहीं है, मेरा कोई प्लॉट नहीं है। और मेरी ईमानदारी का फल ये है कि एक बच्चे के पेट्रोल पंप खुल गया, जो ये पेट्रोल पंप में अपना गुजारा कर रहा है। ये अलग है कि हमारी लाइफ डूब गई, लेकिन मैं तो जैसे अंतोदी बीरू सिंह जी कहते थे ना, अंतोदी परिवार, मैंने कहा ये लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, अच्छे लोग आवे, ईमानदार आवे, जमीन से जुड़े हुए आवे, तो मैंने कहा अजमेर में घूम जाओ, मेरा कोई विरोधी है, किसी से कोई दिया लिया किसी का काम नहीं हो तो बता दे। तो मैं तो सोचता हूँ सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं और मुझे देंगे। कांग्रेस को भी चाहिए कि मुझे वोट दे, क्योंकि ये जो पैसे वालों को देते हैं, क्योंकि यहाँ अजमेर की जहाँ की स्थिति आपने कहा उसको मैं जवाब दे दूँ कि कांग्रेस में अजमेर में, जिले में ही पूरे में, मैं कांग्रेस का, मुझे देहात का उपाध्यक्ष मिलने का मौका नसीम जी ने दिया। अच्छा। और भूपेंद्र सिंह जी अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे बाद में संगठन महामंत्री बना के लाए कि अध्यक्ष के बाद दर्जा संगठन महामंत्री का होता है। तो पूरा देहात अजमेर जिला, ब्यावर चाहे केकड़ी कवर हो रहा। अभी अलग अलग माननीय अशोक जी गहलोत ने 50 जिले कर दिए, उसके लिए तो उनको बधाई है, अच्छे काम कर रहे हैं। मैं तो उनको लोक देवता कहता हूँ सब, मेरी मन में आत्मा में कभी नहीं कहा, लेकिन आपने पहला मौका दिया है, इसलिए मैं तो अशोक गहलोत को लोक देवता ही मानता हूँ। कोई माने या नहीं माने, चाहे 1000 आलोचना करें, कि पहली सुख निरोगी काया, पहली सुख निरोगी काया, चिंता मत कर भया तो। और जो पहली सुख निरोगी काया, अब निरोगी काया का इलाज व्यवस्था अशोक गहलोत ने कर दी, उससे ज्यादा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। बाबा रामदेव ने भी यही कहा, तेजा जी ने भी यही किया। तो ये दोनों लेख देवता के बराबर, मेरी आलोचना करे। मैं तो गहलोत को राजस्थान का लोक देवता मानता हूँ, भले मुझे टिकट नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं। मैं कांग्रेस का फॉलोअर था, हूँ और रहूंगा अभी तक तो। और क्योंकि मेरा लास्ट चांस है, और मैं 70 साल का हो गया, 71 में घुस गया, 75 साल बात तो लेना नहीं चाहिए। तो 5 साल का मौका, 76 साल में टिकट मांग रहे हैं। हाँ वो मांग रहे साहब, 75 साल तक मैं सेवा कर सकता हूँ आप खुद ही। और मैं इसलिए देखो साहब 20 साल तक अभी कंटिन्यू, में तो कहूँ कुशासन अजमेर में बीजेपी का 20 साल से कंटिन्यू।
और वहाँ जो बस्तियाँ है निचले टाइम में वहाँ पानी भरता है अब तक। तो क्या 20 साल में अनीता जी बघेल चाहती तो क्या उस पानी की निकासी किसी इंजीनियरों को बुला के कमेटी गठित करा के नीचे अंडरग्राउंड करके और नाले में मिला देती तो हो जाता। मंजूर आसपाल यहाँ कलेक्टर रही है 12 साल पहले, मुझे उन्होंने प्रभारी अधिकारी बनाया था अजमेर दक्षिण का, और 3 RS अजमेर उत्तर के प्रभारी अधिकारी, 3 RS अजमेर उत्तर के प्रभारी अधिकारी, और मुझे दक्षिण का अकेला का। तो मुझे ब्यावर के इस कोने से लेके चाहे आदर्श नगर हो, चाहे इधर आम का तालाब हो, चाहे मदार हो, सारी मुझे एक एक गली मेरी छानी मार है। अगर आप विधायक बनते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का है आपके पास? सर सबसे पहले मैं ये चाहूंगा, क्योंकि जो आदमी देखो बीड़ी उद्योग है एक तरह का मोटा, और वहां महिलाओं का शोषण होता है, पैसे कम मिलते हैं उनको, और उनको कोई संभालने वाला नहीं, कुछ नहीं, वो दबे हुए हैं, पूंजीपतियों से दबे हुए हैं, वो जितना देवे उतना ले लेते हैं। पूंजीपति तो करोड़पति से करोड़पति, लेकिन बीड़ी श्रमिकों का कोई उद्धार नहीं हुआ। तो बीड़ी श्रमिक से जितने जुड़े हुए हैं, पहले तो सबसे पहला मोटा काम तो जो निचली बस्तियों में पानी भरता है ना, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। जब आप 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर के पुल बना देते हो तो क्या पानी निकासी का अंडरग्राउंड करके इस नाले को गहरा करके, जो अपना पेट्रोल पंप 9 की तरफ नाला जा रहा है उसको ज़्यादा गहरा करके, रोक के ज़्यादा गहरा करके उधर का पानी अंडरग्राउंड उतारा जा सकता है। ये मेरा सुझाव इसलिए था कि मैं प्रभारी अधिकारी रहा हूँ दक्षिण में। और उधर जो ब्यावर रोड है, अंडरग्राउंड नाले से उसकी निकासी कहाँ जो इधर पानी भरता है ना, अंडरग्राउंड सड़कों के नीचे, उसकी निकासी करके इन नालों में, मोटा जो नाला निकलता है आपका कहाँ का, पेट्रोल पंप 9 की तरफ, जो आदर्श नगर की तरफ नाला जाता है, उसमें डाल दिया जाए तो पानी की समस्या, भरने की समस्या खत्म हो जाती है। एक निचली बस्तियों में जो पानी भरता है वो रुक जाएगा, उसकी समस्या हो सकता है। दूसरा आपने ब्लूप्रिंट कभी दिया है इन लोगों को? हाँ मैंने दिया, मैं जो इंचार्ज था 11-12 साल पहले, तब मैडम को दिया था, कलेक्टर मैडम को, मंजू राजपाल जी को, और ये भी दिया। आम का तालाब की तरफ उधर बस्ती पानी है, व्यवस्था तो आपको देखो इंजीनियर क्या नहीं कर सकता। आज का जब चांद में जा सकता है तो इनकी समस्या से निजात क्यों नहीं मिल पाता? ये 20-20 साल से टूटी सड़कें, फूटी नालियाँ, इसमें मेरे भी कमर में, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, गिर गया, पड़ गया तो कमर में फ्रैक्चर हो गया। तो ये किसकी कमी है? दावा कर सकता है वकील होने के नाते PWD की, ये देखते नहीं है, क्योंकि सब कमीशन में लगे हुए, पार्षद से लेके, मतलब इसमें जिम्मेदारी किसकी है? मतलब कौन जिम्मेदार है? इसमें जनप्रतिनिधि इसका जिम्मेदार है असली तौर पर। समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सकता? आनंद सागर का अतिक्रमण क्यों नहीं रुक सकता? आनंद सागर झील क्यों नहीं सुरक्षित रह सकती? अगर ये जनप्रतिनिधि इन मोटे मोटे सेक्टरों को संरक्षण देना बंद हो जाए तो आनंद सागर झील भी पुराने कैंपस में आ जाएगी। उजाड़ना पड़े तो उजाड़ना पड़े, ये ग्रीन बेल्ट से ही कर रहा है व्यवस्था। अब आप जबरदस्ती पैसे खर्च करके कुतुब मीनार बना रहे हो, राजनीति झोंपड़े, क्या तू क्या? आप पहले आनंद सागर, ये साहब अजमेर का सौंदर्यीकरण है, पर्यटन के दृष्टिकोण से देखे, कैसा ही देखे, पानी बीच में झील होना, हम सौभाग्यशाली है जो अजमेर में रह रहे हैं। तो झील का संरक्षित करना भी हमारा एम्स बढ़ता है, कर्तव्य बढ़ता है। 2-2 बार मंत्री लगे, और वो क्या कर रही थी, आज करें सड़कें टूटी फूटी तुम्हारी वजह से, ठेकेदारों पे क्यों नहीं जाते हो तुम? करते क्या हो तुम? तुम्हारे को बंगले बनाने के लिए जयपुर में जमीन ले ली, अपने बंगले बना लिए, लेकिन इन गरीबों के पानी भरता है, उस समस्या का क्यों नहीं समाधान हो सकता? सब समाधान है वो अधिकारियों से मिलकर स्पेशल टास्क फोर्स देवे और नहीं तो इस्तीफा देकर चले जाए। मैं तो पहला यही है कि अगर मौका देती है कांग्रेस पार्टी तो सबसे पहले उन बस्तियों को पानी बढ़ने से मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगा। जो आम के तालाब के पानी मिलते, बहुत रास्ते साहब, अंडरग्राउंड करके कुछ भी कर सकते हैं, डाल दे के सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति अशोक गहलोत की थी तो जयपुर के चांदपोल बाजार के सारे अतिक्रमण हटेंगे नहीं हटे। चांदपोल से सारे बरामदों से इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार की से। अब क्या है साहब, टूटी सड़कें फूटी सड़कें, ये जिम्मेदारी से बीजेपी की है। इनका रात 20 साल से क्या कर रहे थे? वोट लेने में तो ठीक, फिर फ्रैक्शनबाजी। आज कोड़ी 30,000 है तो आधे बढ़ गए कोड़ी, तो वैसे कहाँ गए कोड़ी? आधे बीजेपी चले गए, क्यों जीतती है बीजेपी? अब हम 13 में 22,000 23,000 वोट। इस बार आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस जीत जाएगी? देखो साहब, अगर कांग्रेस 2 परिवारों के मध्य ही बटी हुई है अजमेर की कांग्रेस, तो मैं सही कह रहा हूँ। हाँ। पहले गुटबाजी थी और 10 सालों में 7 बार कोड़ी समाज को टिकट दिया। एक बार ललित जी भाटी जीते, अच्छे आदमी थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छी सोच थी, एक जीते। एक बार राजकुमार जी जीते, दोनों जीते और हार ही हार रहे। और इसमें
जातिवाद का कोई गणित फेर। सोनगरा जी के मोची समाज से थे, जीनगर समाज के 2000 वोट नहीं है। और मैं जब जिस स्कूल में पढ़ता था, डीएवी स्कूल में, कितने वोट हैं रेगर समाज के? नहीं, रेगर समाज के 10,000 वोट है। मैं मोची समाज की बात कर रहा हूँ। अच्छा। श्री कृष्ण जी सोनगरा जीनगर हाँ, समाज से जीनगर 2000 वोट नहीं उनके, लेकिन वो व्यवहार से जीते। किशनगढ़ से आए, अच्छा व्यवहार था। किशनगढ़ से यहाँ जीते कि नहीं जीते? कैलाश मेघवाल समाज के यहाँ वोट नहीं है। भले राजकुमार जी जयपाल बड़ा चढ़ा के कितने ही बतावे, भालूपुरा आदर्श नगर के वोट नहीं। अच्छा। कितने बताओ, मैं उनकी आलोचना नहीं करता, बताओ आपकी मर्जी आ जाओ। क्योंकि जब तक जातिवाइज जनगणना नहीं होगी, और मैं आपको ऐतिहासिक फैक्ट बताऊं, 1901 में जनगणना हुई थी अंग्रेजों के टाइम में, फिर 1932 में, उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई। ये ऐतिहासिक फैक्ट है। जनगणना किताब मतलब है उसकी मेरे पास। जनगणना मतलब जातीय आधार पर? जातीय आधार पर जनगणना हुई थी, 1901 में हुई थी, फिर 1932 में अंग्रेजों ने कराई थी, इन्होंने जातीय गणना नहीं कराई। आज मैं कह रहा हूँ मेरे पास, मैं झूठ बोल के कह दूं मेरे पास 50,000 वोट है, तो जातिवाइज कोई वोट नहीं पड़ते। तो मैंने धोखा था, कैलाश मेघवाल बीजेपी के थे, कहा थे वोट, वो जीते, क्यों जीते? कांग्रेस की आपसी फूट, कांग्रेस की आपसी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलती। और मैंने ये बात, एक छोटा सा आदमी हाथ लेके एक चौधरी खड़ा होता है, बुजुर्ग आदमी है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। एक शमसू है बेचारा, कार्यकर्ता है, उसके कोई नहीं सुनता। मैं तो अच्छे कार्यकर्ताओं की मानता हूँ, और अगर ऐसे कार्यकर्ताओं की सुन ले, लेकिन लोग अपने देख लेते हैं भाई जिसको टिकट मिलेगा बगैर पैसे काम नहीं करने हैं, तो कार्यकर्ताओं की कदर नहीं हो रही है। 2 गुटों में तो पहले से ही बटी हुई थी। और माननीय सचिन जी पायलट भविष्य में कुछ भी बने, जैसे भी है, और आप यहाँ आए, जीते, अच्छा काम किया रेलवे का, व्यक्तिगत काम किसी का ही नहीं किया। फिलहाल तो इसमें का बंटाधार कर दिया और उन्होंने मतलब गुटबाजी ज्यादा होगी। उनका एक अच्छा काम गिनने में दिखाई देता है, रेलवे का ज्यादा चलाना। मैं बताऊं, एक अच्छा काम बस दिखता है सचिन पायलट का, कि साहब एयरपोर्ट दिया, वो एयरपोर्ट बंद हो गया, वही दुकान बंद होगी। अब वो खुद भी चाहें, या गहलोत साहब खुद भी चाहें, तो वो उसको खुलवा नहीं पा रहे हैं। तो वो एक अच्छा काम था उनके खाते का, वो भी खत्म हो गया। मेरा मानना गलत भी हो सकता है। अशोक गहलोत साहब को अगर फ्री हैंड दे देते, 156 नहीं 160 सीटें अशोक गहलोत ला के आ सकते हैं। 160 सीटें। हाँ, मेरा मानना है, मेरी अंतरात्मा कहती है। मैं तो कहा, मैं तो उनको लोक देवता कहता हूँ। भविष्य में क्या होगा 2 अक्टूबर आने वाले चुनाव में गहलोत साहब ले आएंगे। अकेले आदमी पर अगर तोड़ दे तो, अरे इनको कहेगी, इनको करके इंटरफेरेंस नहीं हो, पायलट का या किसी और का। इतने काम किए हैं, भले हमारा समाज का बोर्ड नहीं बढ़ा, मैं काफी दे चुके, ज्ञापन दे चुके, समाज वाले मुझसे नाराज है। अच्छा। आप कांग्रेस छोड़ो जल्दी, क्योंकि जब आप बोर्ड नहीं बना पा रहे, तो मेरा नैतिक दायित्व है। नहीं, बोर्ड तो जिनके बनाए हैं, हाँ, उनके भी अध्यक्ष और गठन अभी कहाँ किया है? काफी कर दिया है, लेकिन बोर्ड बना दिए, कोई बात नहीं। सब समाज का ही सोचिए। हाँ। आजादी के 75 साल बाद भी भाई कांग्रेस ने यहाँ पे एडीए चेयरमैन नहीं बनाया है ना, मैं बताऊं आपको, है ना, यूआईटी का आप चेयरमैन नहीं बना सकते, एडीए का चेयरमैन नहीं बनाया, अध्यक्ष तक कांग्रेस के पास अभी अपने निर्वर्तमान चल रहे हैं। नहीं, मैं ये कर रहा हूं ना, हमारे को 2 साल पहले, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कांग्रेस कैसे जीतेगी? देखो साहब, कांग्रेस कमेटी को भंग करने की पहले तो आवश्यकता ही नहीं थी, अब भंग कर दी। और अब कांग्रेस का शहर में और गाँव में कोई अध्यक्ष ही नहीं है, हिंदुस्तान में काम कर रहे तो संगठन है ही नहीं, तो फिर कांग्रेस कैसे जीतेगी? अध्यक्ष ये कहकर भंग किया गया था कि साहब सचिन पायलट के साथ जो लोग शामिल थे, है ना, सीधा सीधा आरोप था कि सचिन पायलट ने, क्योंकि स्टेट में गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की, तो उनके साथ उनके समर्थक जितने लोग थे उन सबको एक तरह से राशि पे लिया गया, उनके द्वारा नियुक्त जितने भी लोग थे उन सबको हटाया गया। ठीक है, अब ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो गया, जमीन पे अभी भी वो चीज चल रही है। तो पहली बात तो यहाँ जब हटाया क्यों गया, आपकी बात में बहुत दम है। पहली बात तो हटाया क्यों गया, जब हटा ही दिया है तो दूसरे लगाओ, तो दूसरे काम करें। उन कार्यकारिणी को, कांग्रेस को चाहिए था कि एक परिपत्र जारी करके बहाल करते सारे काम, या इनको वापस बहाल करने का परिपत्र जारी होता। जैसे अध्यक्षों को तो कह दिया, मतलब हटने वाला जो है वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं अध्यक्ष हूं या नहीं हूं, बनाने वाले का पता नहीं। जब संगठन नहीं है तो कैसे कांग्रेस से टिकट लेके? अब इन्होंने गहलोत साहब की मेहरबानी है कि जो हारे हुए एमएलए को एमएलए का दर्जा दिया, वो अपनी चॉइस के ब्लॉक अध्यक्ष बना के लिया है। अब कांग्रेस में प्रक्रिया अपनाई कि ब्लॉक अध्यक्ष जो सूची भेजेंगे, तो ब्लॉक अध्यक्ष तो पार्टी जी ने अकेले ने बनाया, उनका ही नाम देंगे, वो दूसरों का नाम क्यों देंगे? जब कांग्रेस नहीं, ये जमीनी सर्वे वगैरह की बात चल रही है, उसमें कितना दम है? ये सर्वे अर्वे सब धूतक है, मैं इसको कतई नहीं मानता। उनको क्या पता कि चित्रमल टेबल टिकट मांग रहा है, पता ही नहीं। आपने दावेदारी उनकी उनको कोई मतलब नहीं है।
नहीं, अगर सर्वे में आएगा तो नाम आ जाएगा निकल के। जिनको टिकट देना है उन्होंने अपनी लिस्ट बना के फाइनल कर रखी है, डिस्कस करना है दोनों तीनों को बीच में बैठ के, जिनको टिकट देना है उनको देना है। और चाहे 100 सीटों में देवे, 150 सीटों में चाहे हमारे से 50 सीटों को बेचे हैं नहीं बेचे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कांग्रेस में क्या परिपाटी है, लेकिन मेरे जैसे आदमी को टिकट देवे तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस गरीबों की हितैषी है, क्योंकि मेरा तो आखिरी मौका है, ये कह के मांगा है, सब समाजों का समर्थन दिया है, 36 कौम का समर्थन दिया है। जैसे करा ना मेरे समाज के भी है, मुझे कर्मचारी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कोई ऑफिस ऐसा नहीं जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसा नहीं मुझे नहीं जानता हूँ, कोई पेंशनर समाज का मुझे नहीं जानता हूँ, तो मेरे तो ये सब समाज के हैं, और वकील साहिबान मेरे समाज के हुए सारे के सारे। मैंने कहा वकील समाज में दो, हम तो मैंने आपका बायोडाटा और प्रेजेंटेशन एक बार देखा था, आपका बेटा राकेश लेकर आया था, देखा नरेश जी देखो, तो उसमें लगभग सारे मतलब 100-125 लेटर पैड थे, और मेरे ख्याल में इतना सशक्त और इतना मजबूत समर्थन वाला बायोडाटा मैंने मेरे जीवन में अभी तक तो नहीं देखा है। और इस चीज़ के लिए आपकी सेवाएं, आपका कमिटमेंट और आपकी शख्सियत इस चीज़ के लिए बधाई की पात्र है। मतलब इतने जिस तरह का मैंने वो प्रेजेंटेशन देखा, वो प्रेजेंटेशन देखकर कोई भी समझदार नेता एक बार को बहुत सीरियसली बैठ के आपकी बात सुनेगा और आपको टिकट देगा, ये मेरा मानना है एज ए जर्नलिस्ट। इसके लिए धन्यवाद सर, इसी उम्मीद के ऊपर हम जिंदा है भी तो ये थे सीतरमल टेपण, और हम उम्मीद करते हैं कि टेपण साहब के जीवन भर की तपस्या इस बार सफल हो, और अपील भी करेंगे राजनीतिक दलों से कि इस तरह के लोगों को अगर आप अपने साथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं समाज का, आपकी पार्टी का भला हो ना हो, वो आपका अपना राजनीतिक लुकआउट है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को और अजमेर के समाज का बहुत भला होगा। धन्यवाद टेपण साहब, बहुत बहुत।